अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान हमारी शान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हनीफ खान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानिंद है। पाकिस्तान ऐसा प्यारा गुलदस्ता है जिसमें तमाम तबकात के लोग बसते हैं। तो आज ही हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं और इनकी तारीफ़ में क्या कहूँ कि राजा असमल मंगरानी साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मिनॉरिटी विंग के PTI के, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के बानी हैं, AVQ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट पाकिस्तान के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे, वो हमारे मुखी आलम साहब हैं, PTI सीनियर नायब सदर हैं PTI के, और पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक रीजनल कराची के ऑर्गेनाइजेशन के पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आपसे पहला सवाल ये है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के आप सदर हैं, तो आप ये बताइए कि आप इसके फाउंडर हैं, आपकी तंजीम के बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने 2005 में इसको बनाया था। ये 2005 में वजूद में आई है। उस ज़माने में 2005 में पाकिस्तान के 70 साल तारीख में भी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो हिंदुओं के मसाइल हल करे, हिंदुओं के लिए काम करे, जो हिंदुओं के जो भी उलझे हुए मसाइल थे, जैसे वो अक़लियत में मिनॉरिटी के अंदर अपने आप को वो सोचते हैं, तो उनको ज़रा बावर दिलाना था कि भाई आप भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में आपको रहना है। तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल हम 27 लोग थे, जिसमें मैं भी था। हम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बनाई। उसका मैं 4 साल पहले 4 साल में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रहा, और डॉक्टर रमेश जो अभी MNA हैं वो हमारे चीफ पैटर्न हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई जो भी हमारी पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, उनके साथ कोई भी ऐसा मसला हो, कोई भी उनके साथ कोई परेशानी वाली बात हो, तो हम उनका आवाज़ जो है ना इस्लामाबाद तक पहुँचाएँ। जी जी। तो इस हिसाब से हमने ये पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बनाई थी। और इसके हमारे पास सोशल काम है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सियासत नहीं है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल सिर्फ सोशल है और सोशल काम करती है। और हमारा बाकायदे एक बोर्ड है, हमारी इलेक्शन होती है हर 2 साल में, और बाकायदे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है, और सही तरीके से उसको हम लोग चला रहे हैं। साल में एक दफ़ा हम इज्तिमाई शादियाँ करते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो लड़कियां जवान हो जाती हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, तो उन सब की हम शादियां कराते हैं। हर साल तकरीबन कोई 80, 90, 100 जोड़े आते हैं। अभी नेक्स्ट हर जनवरी में करते हैं। अभी इस जनवरी में हमारे पास 68 जोड़े थे जिनकी हमने शादी कराई। और शादी भी हम बड़ी दाम धूम से कराते हैं और बहुत बड़ा ख़र्चा करते हैं। और टोटल जितने भी कपल आते हैं उनको हम पूरा जहेज़ देते हैं। पूरी जितनी भी उनकी घर का सामान, ज़िंदगी का सामान, उनको सब चीज़ें देते हैं। और दूसरी हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान कराची में, वो भी उनको मदद करती है। पाकिस्तान बैतुल माल भी करता है। ईदी अब्दुल सत्तार ईदी जब खुद थे तो हर जोड़े को 10-10 हज़ार रुपये अपने जेब से कैश देते थे। वही जो है ना, उसने फैसल ईदी ने भी वो रखी हुई रवायत, वो भी उनको 10-10 हज़ार रुपये देते हैं। इस तरीके से हमारी महत बसें हैं, कराची में हैं, सखर में हैं, हैदराबाद में हैं, और एम्बुलेंस में हमारी कराची में भी हैं, थर के अंदर हैं, और सिंध के काफ़ी इलाकों में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। तो एक ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि जितने भी लोगों की ज़रूरत है उनको हम पूरा करें, कोशिश पूरी करती है। और हमारे पास कोई भी फंडिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पास कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है, कोई बाहर का फंड नहीं है। हम लोग जो हैं 15-20 लोग आपस में हम डोनेशन करते हैं, इसी तरह करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही माशाल्लाह, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा राजा साहब के पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को किन किन मसाइल का सामना है जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है? देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिंदू कम्युनिटी को ये मसाला है, जो कन्वर्शन, जो ज़बरदस्ती मज़हब की जो तब्दीली है, उस पर बहुत परेशानियाँ होती हैं। जैसे अभी छोटी लड़की होती है 12-14 साल की, अब इसको वर्गा ला के उसको स्कूल से या रास्ते में से या घर से या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फिर उनको वो अगवा कर देते हैं। फिर 15 दिन 20 दिन महीना ज़ाहिर ही नहीं करते हैं कहाँ है। महीने के बाद फिर वो कोर्ट में लाते हैं कि भाई इसने इस्लाम कबूल कर लिया है
और इसलिए ये मुसलमान हो गई है। तो राजा भाई, ये तो इसके लिए तो कोई कानून भी अभी मेरे ख्याल में कोई उस पर लाएमल हुआ है कि इस तरह का कोई कानून मेरे ख्याल में शायद नहीं, अभी चल रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई ऐसा बिल पास नहीं हुआ है अभी तक। वो हम लोग बोलते ही रहते हैं। सिर्फ ये हमारे साथ नहीं है, हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन के साथ भी यही सेम है। तो क्रिश्चियन और हिंदू लोग जो है इस बात में बड़े परेशान हैं। वैसे हमारे मज़हब के हिसाब से भी या दुनिया के मज़हब के हिसाब से भी 18 साल का जो होता है ना बच्चा, वही मैच्योर कहलाता है। 18 साल के बाद ही उसको भाई अपना हक है, वो ऑप्शन है उसके पास, तो वो किस मज़हब में जाता है, अपना मज़हब छोड़ता है, क्यों छोड़ता है, वो उसकी मर्ज़ी है। 18 साल से पहले जो होता है ना, ये बहुत गलत है। पाकिस्तान के कानून में देखें, शनाख्ती कार्ड जो है ना, NIC जो है, वो भी 18 साल के बाद बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी 18 साल के बाद बनता है। गवर्नमेंट जॉब है, वो भी 18 साल के बाद मिलता है। तो 18 साल से पहले जो होता है ना, ये बड़ी तकलीफ दबा, क्यों बच्चे जो होते हैं ना 12-14 साल के, उनका तो छोटा जहन होता है, उनको तो कुछ पता होता ही नहीं है, वो जो बस आ जाते हैं चक्कर में। तो राजा साहब, आप तो गवर्नमेंट में मौजूद हैं इस वक्त, तो गवर्नमेंट को इस तरह की कोई तजवीज़ आप देना नहीं चाहेंगे कि कोई गवर्नमेंट इस तरह पे कुछ इस तरह का कोई इक़दाम करे, कोई कानून पास करे? सर, ये बहुत दफ़ा दिए हमारे डॉक्टर रमेश, जो हमारे MNA भी हैं, हमारे हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ भी हैं, गवर्नमेंट को भी दिए, असेंबली में भी आवाज़ उठाई है, बहुत दफ़ा उठाई है, लेकिन फिर वो जो है ना बिल कमेटी में चला जाता है, वहाँ कमेटी में रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता नहीं है। अब इसके लिए हम तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून होना चाहिए ना, जिस कानून के तहत अब 18 साल के बाद भले उसको जो मर्ज़ी है उसको कौन रोकेगा? नहीं उसको माँ रोक सकती, नहीं बाप रोक सकता, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी तक उस कानून पे या कोई अमल नहीं हो रहा है, नहीं मकसद उस पर अभी काम हो रहा है, वो रुक गया है अभी काम। अच्छा राजा साहब, इंतहा पसंदी के लिए हुकूमत जो पाकिस्तान है वो क्या इक़दाम मतलब कर रही है? देखिए, पाकिस्तान में हम लोग जो हिंदू रहते हैं ना, हिंदू पाकिस्तान के अंदर 2 क्वालिटी के हैं। ठीक है। एक क्वालिटी ये है पढ़े लिखों की, बिजनेसमैनों की, जिसमें अच्छी पोशाक और अच्छे पैसे वाले, कारोबार करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, ऊंची क्वालिटी जिसको बोलते हैं। दूसरे लोग हैं गरीब, जिसको हम शेड्यूल कास्ट भी करते हैं। गरीब जो मिस्कीन है, जो किसान है, जो सिंध के अंदर, ख़ास करके हमारी जो मेजॉरिटी है ना, वो सिंध में है। जी। तो सिंध के अंदर जो भी वडेरे हैं, ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीनों पे वो काम करते हैं, वो हरप्या करते हैं, उधर बिजाई करते हैं, फसल करते हैं। उनकी हालत बड़ी ज़ार है। उनकी हालत आप देखेंगे, उधर जा कर के वो बेचारे कच्चे मकानों में, कच्चे घरों में, झुग्गियों में रहते हैं। वहाँ पानी भी पड़ा होता है, मच्छर भी चलते रहते हैं, और वो अपने काम से लगन लगा के काम करते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास कोई उनका सुनने वाला नहीं है, कोई उनका जो सहारा नहीं है। तो राजा साहब, अंदरूनी सिंध के अंदर जो तालीम का निज़ाम है, एजुकेशन के हवाले से बड़ी मतलब खस्ता हाल है, उस हवाले से आप लोग क्यों नहीं वर्क कर रहे? देखें, हमारी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से थरपारकर में 18 स्कूल चल रहे हैं। हम 18 स्कूल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल थरपारकर में चला रही है। उधर जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको ड्रेसिंग, उनको शूज़, उनके जितना भी बुक्स जो भी है ना, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल उनको मुहैया करती है। और जितना भी उसका टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ है, उनको सैलरी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल पे करती है। लेकिन अभी देखें, ये काम स्टेट के हैं। ये आपने इतना बड़ा जिम्मा लिया हुआ है, ये काम तो स्टेट के होने चाहिए। काम स्टेट के होने चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं उसमें शेयर करें थोड़ा बहुत। जहाँ भी बिल्कुल ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ स्टेट नहीं पहुँच सकती है, वहाँ हमने झुग्गियों में स्कूल बनाए हुए हैं। अच्छा। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मकसद स्टेट का काम है। स्टेट को सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू हो तो वो भी पाकिस्तानी है, बिल्कुल बेशक, तो वो कहीं बाहर का तो नहीं है। उनके जितने मसाइल हैं तो वो तो गवर्नमेंट को हल करने चाहिए ना। गवर्नमेंट समझती है, सब पता है उनको, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, करती भी है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। हाँ, बस अब क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। बहरहाल ठीक है, ये मामला है। अच्छा मुखी आलम साहब, आप PTI से के सीनियर नायब सदर हैं, ये बताइए कि जब अभी हुकूमत की जो महंगाई का बढ़ता हुआ एक तूफ़ान आप देख रहे हैं, आवाम जो गरीब आवाम बहुत परेशान है, इस हवाले से बताइएगा कि महंगाई का ये तूफ़ान जो है थमेगा या नहीं थमेगा? देखिए, पहली बार तो महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी भी है। इस खास करके हमारी गवर्नमेंट में इसको थोड़ा बढ़ावा ज़्यादा मिला है, लेकिन रीज़न बहुत है। कोविड-19 आई, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि ओवरऑल फ्लाइट्स खड़े हो गए थे। तो जो चीज़ रुक जाती है, बिजनेस रुक जाती है, तो वो लास्ट में चली जाती है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी हाल यही है। अब पेट्रोल बढ़ा है, लोगों की बिल्कुल चीखें निकली है, लेकिन उसका रीज़न क्या है कि आप दुनिया को देखो,
तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हम फिर भी हम अगर कंपेयर करें अपनी इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो हम आज भी सस्ते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम सस्ते हैं दूसरे महंगे हैं तब उसको अपने से भेंट करें, वो नहीं है। हमारा मसला यहाँ आके रुका है कि हमारे लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो कम है। अमेरिका में अगर महंगाई बढ़ी है तो वहाँ डॉलर का रेट भी बढ़ा है, उनकी चीज़ें वो बढ़ी है। लेकिन इधर हमारी करप्शन इतनी जड़ों तक पहुँच चुकी है, आप नीचे से जाके ऊपर तक जाओ तो करप्शन में। अब करप्शन को रोकें, महंगाई को रोकें। जब हम अब ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी लोग करते हैं, अब उनको कंट्रोल करें। हाँ, हम कंट्रोल, ये मसनूई बहरान पैदा किया था, चाहे वो चीनी हो, चाहे आटा हो, या किसी भी चीज़। सर ये मसनूई नहीं है, इनमें भी हमारी बेग जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सारी सिस्टम बनाया हुआ है। देखो हमारी गंदम कहाँ गई, अफगानिस्तान सिंगलिंग हो गई। बिल्कुल। चीनी हमारी कहाँ जा रही है, यूरिया कहाँ जा रहा है, सब सिंगलिंग हो रहा है। अब अफगानिस्तान हमारे को वर्षे में मिला है। बिल्कुल। अब हम अफगानिस्तान को हम कहाँ लेके जाएं? सही बात। अगर हम उनको रोकते हैं तो वो दहशतगर्द पे उतर आते हैं। ये हालात जो वाक़ा आपने देखे हैं, बॉर्डर की हालत आप देखो। हमने तो आप पूरी दुनिया को इन्फॉर्म किया, आगाह किया है कि भाई अफगानों को संभालो, नहीं तो ये पूरी दुनिया के लिए मसला बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो महंगाई की मेन रीज़न ही ये है कि जब ये पहले तो हमको गवर्नमेंट से वर्षे में मिला, फिर ये जो बीमारी आई इन्होंने पूरी दुनिया को इंडिया की इकोनॉमी को बिठा दिया है। हम तो कुछ नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी पहले ही फेल थी। पहले जो हमको मिली थी उससे में भी हमको कुछ नहीं मिला। तो दुनिया के लेवल से महंगाई है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी सरतोल कोशिश कर रही है, लेकिन बस से भाई पेट्रोल तो सऊदीया से बढ़ता है, पूरी दुनिया से बढ़ता है, उसको पाकिस्तान कहाँ से रोक सकता है? पाकिस्तान से पेट्रोल निकलता नहीं है, गैस पाकिस्तान से निकलती नहीं है, इंपोर्ट होती है। अब आप ये 30 बोतल आज लेने जा रहे हो, कल आपको 35 मिलेगी, तो आप 38 में बेचोगे ना। बिल्कुल। हालांकि 38 में 35 की लेके 35 ही बेचोगे ना। तो अभी हमारी हालत ये है कि हम 35 लेके 35 बेच रहे हैं। जब दुनिया में पहले जो हुकूमतें थी तो अगर 25-30 रुपया उसमें सेल टैक्स लगा के अपना मुनाफा रख के आवाम को बेचती थी, हमने वो भी छोड़ दिया है। अभी बजट हमारे को इंडिया हमारे सामने खड़ा है, हमारे साथ दुनिया की पूरी जो है हुकूमतें वो हमारे को अभी नज़र में रख के बैठी हुई है कि इनको कैसे तबाह के, इनका आइटम बम कैसे हम कवर करें। बिल्कुल। हाँ, इसमें तो कोई शक की तो बात ये नहीं। सारी मिल मिला के अगर हम बजट अपने पास ना रखेंगे, बिल्कुल आवाम को तकलीफ आ रही है। बजट तो लाज़मी बात है, ना रखेंगे तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान को बचाते तो आवाम पिस जाती है। आवाम पिस जाती है। तो अब इसका हल ये है कि सब्र का दामन ना छोड़े हम, वक्त अच्छा आएगा। हर जो मुश्किल वक्त आता है वो अच्छाई के लिए ही आता है, तो सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारी जो आवाम है वो समझती सब है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पिछली दौर की जो हुकूमतें थीं उन्होंने भी कर्जे लिए, मगर आवाम ये कह रही है कि इस हुकूमत ने जो पिछली हुकूमतों ने इतने कर्जे नहीं लिए, इस हुकूमत ने उससे कई गुना ज़्यादा कर्जे ले लिए। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह ये है, देखो जो कर्जे उन्होंने लिए थे वो चुका तो नहीं सके। हमने लिए मुफ्त में नहीं लिए थे, हमने सूद पे लिए थे। अब सूद इतना हो गया कि हमारी पूरी बजट हम देते, अब सूद नहीं उतार सकते। सूद नहीं देते तो हम डिफ़ॉल्ट में आ जाते। हम अभी कहाँ आ गए हैं, ब्लैक लिस्ट से थोड़ा नीचे हम FD में है ना। तो इसकी वजह क्या है? सिर्फ हमारी कमज़ोरी है कि हमने लोन लिया, उसकी एडजस्टमेंट नहीं की, हमने उसका सूद भी अदा नहीं किया। मूल तो हमने दिया ही नहीं, सूद अदा करते तब भी हम आज इस कंडीशन में नहीं होते। हमने आते ही ये क्या किया, इसको ब्लैक लिस्ट से बचाया। इसको हम समझो कि ये पूरी जो मार्कअप था वो पूरी बजट थी हमारी, वो देखे हमने उसको वहाँ से निकाला। फिर हमने सऊदीया से इधर उधर जो पैसे लेके पाकिस्तान को चलाया। अब वो है कि वो रिज़र्व हमारे बराबर है, हमने वो ज़ाया नहीं किए हैं। जो लोन हमने लिया है उसके प्रोजेक्ट शुरू हो गया। आज अब आपको पता शायद नहीं है, तकरीबन 12 डैम बन रहे हैं। जी, वो तो इमरान खान की काफ़ी अच्छे इक़दाम हैं। हाँ। वो काम कर रहे हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उस पर भी काम हो रहा है। मगर मसला ये है ना कि हमारी आवाम जो इन सब चीज़ों को नहीं देखती, वो कहती है कि पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी और इस गवर्नमेंट की वजह से महंगाई, तो महंगाई का जो असल वजूहत हैं वो आवाम को नहीं मालूम। ओके, उसको रीज़न नहीं पता कि भाई एक आम आदमी को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो उसको पता ना चले कि भाई यार ये तो मैं तो लेने जाता था पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था, नहीं 150 मिल रहा है। देखें अनीफ साहब, ये मसला ऐसा है कि असल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हमारे यहाँ इंपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। ये बात आपने सही की। तो अभी जो इंपोर्ट इतनी ज़्यादा होगी, हर चीज़ आप देखें हमारे पास बाहर की है। बिल्कुल। चाइना की तो सब चीज़ें हैं, लेकिन टोटल आप कोई भी चीज़ लेने जाएंगे तो हर आदमी बोलेगा हमको इम्पोर्टेड चीज़ चाहिए। तो उस वजह से हम बड़ी मार खा रहे हैं। हाँ, लग्जरी आइटम, हमारी जितनी लग्जरी आइटम जितने भी हैं ना सारे इंपोर्ट में आते हैं, और एक्सपोर्ट जो है ना हमारी बहुत कम है। हमारे राइस एक्सपोर्ट है, काटन एक्सपोर्ट है,
और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। लेकिन मकसद ये है कि जितना होना चाहिए ना वो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको जो सपोर्ट होनी चाहिए ना, एक एग्रीकल्चर जो करता है, ज़मींदार है, उसको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं होती हैं। और नए नए बीज इनको लगाने चाहिए। जैसे दुनिया में इंडिया है, चावल के अंदर आप देखें वो हर साल नए नए बीज तैयार करती हैं और बहुत दुनिया के अंदर कंपटीशन में हमको चलने नहीं देता है। मेरा क्योंकि चावल का भी कारोबार है, मेरा एक्सपोर्ट है चावल का, और पल्सेस का मेरा इंपोर्ट है। तो पल्सेस हम दालें मंगाते हैं बाहर से, सारी दुनिया से। हमारे पास पल्सेस होती नहीं है। 30% पल्सेस हमारे पास दालें होती है, 70% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो ये देखें आप कितना हम, जबकि हम ज़रूरी मुल्क है, हम एग्रीकल्चर कंट्री होकर के, हमको तो दुनिया को एक्सपोर्ट करनी चाहिए। हमारी गंदम होती है लेकिन वो एक्सपोर्ट स्मगलिंग हो जाती है। स्मगलिंग की वजह से जो ना बिल्कुल। हमारी अभी प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी तो इमरान काम खान के लिए कुछ नहीं किया। कल परसों आपने इमरान खान साहब की आपने तकरीर नहीं सुनी, उसने बोला लोग बोलते हैं हम गरीब है। रिकॉर्ड 3 साल में रिकॉर्ड गाड़ियाँ बिकी हैं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड मोटरसाइकिल बिकी है, रिकॉर्ड। अगर पैसा नहीं है तो मोबाइल ये ले लें आप, अब मोबाइल देखो 80,000 रुपया मोबाइल पे टैक्स लगाया क्योंकि बाहर इंपोर्ट ना हो, हमारा डॉलर बैलेंस हो। जितना हम मंगाते हैं डॉलर देते हैं उतना आना तो चाहिए ना, वो भी नहीं आ रहा। हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ कोई फ़ोन पे खर्चा हो रहा है, मोबाइल पे खर्चा हो रहा है, गाड़ी पे भी खर्चा हो रहा है, मोटरसाइकिल, लेकिन आवाम तो गरीब लगती नहीं है। अच्छा मुखिया आलम साहब, एक बात ये क्या आवाम कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आवाम टैक्स नहीं दे रही, जबकि हर चीज़ से तो टैक्स कट रहा है। आप पेट्रोल लेने जाएं, आप कोई भी खाने की चीज़ की बोतल भी लेने जाएंगे तो आपको टैक्स कटा मिलेगा। तो आवाम तो टैक्स पे कर रही है, तो बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हाँ। आवाम टैक्स नहीं दे रही? इसका मतलब क्या है? टैक्स कौन ले रहा है हमसे? आपसे टैक्स ले रहा है एक बोतल का कंपनी है, मोबाइल की कंपनी वाले, वो पे नहीं कर रहे। अच्छा, आवाम तो लुट रही है, आवाम तो लुट रही है, लेकिन उन्होंने डबल कागजात बनाए हुए हैं। अभी जो नवाज शरीफ को जो कागजात निकाले तो डबल थे, एक गवर्नमेंट का था, एक उनका प्राइवेट था। कागजात में हेरा फेरी है। तो कहाँ तक वो पहुँचे गवर्नमेंट के बंदे? बड़ी माफिया है कि माफिया है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक बात और करनी थी मुखिया आलम साहब, इमरान खान के दावे थे कि हमारे वज़ीर आज़म के कि हम जो पैसा था उनसे वसूल करेंगे, मगर आवाम को मायूसी की तरफ जा रही है कि अब तक जो रिकवरी नहीं हो रही इतनी, उसकी क्या वजूहत हैं? देखिए वजूहत क्या है, वो पहले ही मैंने आपको बताया कि यहाँ सिस्टम जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है उसने इस मुल्क को खा के रखा है। सियासतदान से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट खा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स हमारे को कागजात बनाने नहीं दे रहे। अभी आप देखो आसफ जरदारी के जो केसेस थे उसके कागजात ही लेब से गुम हो गए। केस बना, केस पेश हुआ, केस चला, उसके बाद कागजात गुम गए। है कोई दुनिया में कोई ऐसा कम सिस्टम? तो ये सिस्टम नीचे से ऊपर तक बिगड़ा हुआ है। इसको बनाने में 5-10 साल नहीं लगेंगे। 70 साल का गंद 4 साल में साफ नहीं होगा, उसको टाइम चाहिए। आप राजा साहब, आप SGD TV के आज पहले आपका इंटरव्यू हुआ है, तो इस बारे में SGD TV के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं चेयरमैन साजन वेलफेयर ट्रस्ट के भाई का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमें आज इज़्ज़त बख्शी और यहाँ बुलाया और हमसे इस चैनल का इफ्तिताह कराया और पहला इंटरव्यू हमारा कराया। और मैं दाद देता हूँ, शाबाश देता हूँ साजन साहब को, जो जज्बा रखते हैं सोशल काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए। पाकिस्तान में जितने भी काम हैं, सोशल काम है, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आज मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज से उनका चैनल शुरू हो गया है, हम उनके साथ हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। तो आज जो हमारा SJD स्टार चैनल है, TV जो है, वो इंशाल्लाह ताला सही चलेगा, काम करेगा। और यही सोशल मीडिया का दौर है आजकल। जी, इसी से ही जो ना खबरें आती है, सब पता चलता है। हाँ, उठा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं। आप मुखिया आलम साहब क्या कहेंगे SGD TV के बारे में? हमारे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको मदद किया और आपने हमें मौका दिया कि हम अपना आवाज़ आवाम तक, हुकूमत तक पहुँचा सकें और आवाम के मसले वहाँ पहुँचा सकें। उसमें मुझे लगता है कि ये चैनल एक अहम किरदार निभाएगा और ये वो भूमिका निभाएगा जो शायद दूसरे ना कर सके। उसकी वजह ये कि साजन दिलवाल जो है खुद बड़ा एक मेहनती, जफाकश और सोशल, सियासी, समाजी वास्ता रखने वाला बंदा है। तो उन्होंने जब हमको मदू किया है, इससे अंदाजा कि उसने हमको एक सोशल समाज के साथ बिल्कुल बुलाया। इन्होंने किसी मिनिस्टर को नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया जो इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके। ये खुद आवाज़ बनना चाहता है। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल उनका शुक्रगुजार भी हैं और हम साजन जो वेलफेयर है उनका भी शुक्रगुजार है कि वो भी आवाम में अपनी पजराई पेश किया। दूसरा जो ये चैनल ने अभी नया खोला है SJD
स्टार टीवी बहुत अच्छा चैनल चलेगा, और इनके जो आप जैसे होनहार लोग बैठे हुए, तो मुझे नहीं लगता कि ये पीछे जाएगा। सोशल वर्क जो अभी ज़माना है सोशल मीडिया का, उसमें आप जैसे हम जैसे मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इस चैनल के तसल्लुत से हम आगे लेके इसको चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, जिंदाबाद। मुखिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। नाजरीन, SJT टीवी का आज पहला प्रोग्राम था जिसमें हमारे बहुत अच्छे मेहमान और बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, और क्योंकि ये चैनल भी इस तरह का है कि ये आवाज़ बनेगा उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, किसी जो उनके मसाइल हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने मसाइल पेश कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट हनीफ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।